गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की जो 2 वीडियोस रहती थी जिसमें वीबीटी और ऑप्टिकल आइसोमर रह गया था, वो वीडियोस मैं आपको शेयर कर दूंगी, उनका लिंक। ठीक है, वो वीडियोस संजीव सर की हैं। ठीक है, तो उन वीडियोस को आप अच्छे से देख लेंगे और कोई भी डाउट होगा तो मेरे से पूछ सकते हैं। तो थर्ड चैप्टर नॉन एक्वस सॉल्वेंट हम शुरू करने जा रहे हैं। आपको पता है कि यूनिवर्सिटी ने अब कर दिया कि एनी 5 क्वेश्चन, जैसे किया था लास्ट टाइम फाइनल ईयर ने जो पेपर दिए थे, तो उसमें किया था कि आपको एनी 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने थे। तो पूरे पेपर में से आपको एनी 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, तो मतलब आप अकॉर्डिंगली अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आप ये चैप्टर स्किप करना चाहते हैं तो आप ये चैप्टर स्किप भी कर सकते हैं। केमिस्ट्री ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स यानी चैप्टर 1 और नंबर 2 दैट इज़ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, उन दोनों में से आपके 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली आप कर सकते हैं। आप ये चैप्टर स्किप भी कर सकते हैं, यू हैव एन ऑप्शन फॉर दैट। ठीक है, तो नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स होते क्या है? वो सॉल्वेंट्स, वाटर को छोड़ के जो सॉल्वेंट्स होते हैं उनको हम क्या बोल देते हैं? नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि एक्वस नहीं, यानी उसमें वाटर नहीं है। तो वाटर के अलावा जो सॉल्वेंट्स होते हैं उनको हम क्या बोल देते हैं? नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स। इनको हम केमिस्ट्री में यूज़ करते हैं फॉर कैरिंग आउट द केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन कैरी आउट करने के लिए हम इनको यूज़ करते हैं, नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स को। ठीक है, तो हम कुछ इम्पोर्टेंट फीचर्स डिस्कस करने जा रहे हैं नॉन एक्वस सॉल्वेंट। इस चैप्टर में जो हमारे कंसर्न से रिलेटेड नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स हैं वो है नंबर 1 अमोनिया एंड SO2। जितनी भी हम केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे, लिक्विड अमोनिया और लिक्विड SO2 में पढ़ेंगे, ये दोनों ही नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स हैं। तो सारी केमिकल रिएक्शंस हम अमोनिया और SO2 में स्टडी करेंगे। नाउ द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्वेंट्स एंड देयर रोल इन केमिकल रिएक्शन। तो सॉल्वेंट्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और उनका केमिकल रिएक्शंस में क्या रोल है, हम वो डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में हम जो फर्स्ट प्रॉपर्टी देख रहे हैं वो है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट से डिसाइड क्या होता है? लिक्विड रेंज डिसाइड होती है। क्या डिसाइड होता है? लिक्विड रेंज डिसाइड होती है, यानी वो रेंज डिसाइड होती है जिस रेंज में वो सॉल्वेंट लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्वेंट डिटरमाइन द टेम्परेचर रेंज विद इन विच द सॉल्वेंट कैन एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट। क्योंकि जब वो सॉल्वेंट लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा तभी तो हम उसको केमिकल रिएक्शन में यूज़ कर पाएंगे। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वो किस टेम्परेचर रेंज में लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, उसका यूज़ ही तभी है जब वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा अंडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट गिव्स द टेम्परेचर रेंज विद इन विच द सॉल्वेंट इज यूजफुल। ठीक है, तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर रेंज बताता है जिसमें जो सॉल्वेंट है वो यूजफुल होगा। ठीक है, तो सॉल्वेंट यूजफुल होगा, ये कैसे पता चलेगा? उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट देख के। नाउ द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सम कॉमन सॉल्वेंट्स। जैसे हमारे पास वाटर है, इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 0.0 डिग्री सेल्सियस और बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो 0 to 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में ये किसकी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? एज अ लिक्विड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो वाटर को हम एज ए लिक्विड यूज़ कर सकते हैं बिटवीन द टेम्परेचर रेंज फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस। वाटर को हम एज अ लिक्विड यूज़ कर सकते हैं। तो ये टेम्परेचर रेंज काफ़ी बड़ी है, इस टेम्परेचर रेंज में हम वाटर को यूज़ कर सकते हैं। अब अमोनिया और SO2 की देखिए, क्योंकि इस चैप्टर में हम अमोनिया और SO2 जैसे नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स की बात कर रहे हैं, तो इनका जो टेम्परेचर है वो क्या है? माइनस में है। SO2 है, इसका भी जो टेम्परेचर है वो क्या है? माइनस में है। मतलब अमोनिया और SO2 को हम सॉल्वेंट की तरह यूज़ बहुत ही कम, मतलब लो टेम्परेचर पे कर सकते हैं। ठीक है, सो अमोनिया एंड SO2 कैन बी यूज्ड एज अ सॉल्वेंट एट वेरी लो टेम्परेचर। देखो माइनस में है ना, माइनस में टेम्परेचर हमें मेंटेन करना पड़ेगा, तभी हम अमोनिया और SO2 को एज अ सॉल्वेंट यूज़ कर सकते हैं। नाउ एसिटिक एसिड इज ऑल्सो नॉन एक्वस सॉल्वेंट विच हैज़ अ गुड टेम्परेचर रेंज। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर रेंज है वो
कहाँ से कहाँ वेरी कर रही है, 16.6 डिग्री सेल्सियस टू 188.1 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो टेम्परेचर रेंज है इनके बीच में आ रही है, ठीक है। तो ये जो एसिटिक एसिड है वो सॉल्वेंट की तरह काम करेगा बिटवीन दिस टेम्परेचर रेंज। तो एसिटिक एसिड ऑल्सो हैज़ अ क्वाइट गुड टेम्परेचर रेंज इन विच इट कैन बी यूज्ड एज अ सॉल्वेंट इन केमिकल रिएक्शंस। तो आपको बेसिकली वाटर का ध्यान में रखना है विच हैज़ अ गुड टेम्परेचर रेंज। अमोनिया एंड SO2 का अगर आप मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट याद करना ज़रूरी नहीं है, बट इतना ध्यान में रख लेना कि जो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो माइनस में होता है। तो मतलब जो अमोनिया और SO2 है वो सॉल्वेंट की तरह काम करेंगे एट अ वेरी लो टेम्परेचर, ठीक है। एंड एसिटिक एसिड कैन बी यूज्ड एज अ सॉल्वेंट एंड एसिटिक एसिड कैन बी यूज्ड एज अ सॉल्वेंट, ठीक है, बिटवीन दिस टेम्परेचर रेंज विच इज अ क्वाइट गुड टेम्परेचर रेंज। नाउ वाटर हैज़ एन एक्सीलेंट लिक्विड रेंज। अब इन पॉइंट्स को सम अप किया है जो मैंने इन टेबल से बताए हैं, दैट वाटर हैज़ एन एक्सीलेंट लिक्विड रेंज बिटवीन 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर एंड प्रेशर। एसिटिक एसिड कैन ऑल्सो एक्ट एज अ सॉल्वेंट एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर वाइल अमोनिया एंड SO2 कैन एक्ट एज अ सॉल्वेंट एट लो टेम्परेचर। तो मैंने अभी बताया कि वाटर की एक्सीलेंट लिक्विड रेंज होती है। एसिटिक एसिड ऑल्सो हैज़ अ गुड temperature range in which it can act as a solvent. Ammonia and SO2 can act as a solvent at a low temperature. तो ये 3 पॉइंट्स आपको इसमें ध्यान में रखने हैं। सेकेंड फिजिकल प्रॉपर्टीज फॉर नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स इज हीट्स ऑफ फ्यूजन एंड हीट्स ऑफ वेपराइजेशन। अब हीट्स ऑफ फ्यूजन क्या होती है और हीट्स ऑफ वेपराइजेशन क्या होती है? 1 मोल सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए 1 मोल ऑफ सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होती है या अमाउंट ऑफ हीट जितनी सप्लाई करनी पड़ती है उसको हम क्या बोल देते हैं? उसकी हीट्स ऑफ फ्यूजन, ठीक है। सिमिलरली 1 मोल लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करनी पड़ती है उस रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट को हम क्या बोल देते हैं? हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। सो आई थिंक हीट ऑफ फ्यूजन और हीट ऑफ वेपराइजेशन क्लियर हो गया होगा। अब हम नॉन एक्वस सॉल्वेंट की ये प्रॉपर्टी क्यों पढ़ रहे हैं, इसका क्या काम है हमारे नॉन एक्वस सॉल्वेंट में? ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि जिस सब्सटेंस में डेल एच फ्यूजन और डेल एच वेपराइजेशन ज़्यादा होगा उतना स्ट्रेंथ ऑफ फोर्सेस ज़्यादा होंगे उस सॉल्वेंट में, ठीक है। जैसे कि मान लो कोई सॉल्वेंट है, अगर उसका डेल एच वेपराइजेशन ज़्यादा है मतलब उस सॉल्वेंट के 1 मोल को गैस में कन्वर्ट करने के लिए ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करनी पड़ रही है, तो मतलब उस सॉल्वेंट के जो बॉन्ड्स हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसमें जो इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है? ज़्यादा है। तो उसको ब्रेक करने के लिए ज़्यादा हीट सप्लाई करनी पड़ेगी, ज़्यादा हीट सप्लाई करनी पड़ेगी तो उसकी डेल एच वेपराइजेशन ज़्यादा होगी, ठीक है। तो डेल एच वेपराइजेशन डिसाइड्स और डिटरमाइंस द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्सेस, ठीक है, विच होल्ड द मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्वेंट टुगेदर इन द सॉलिड और लिक्विड स्टेट, ठीक है। बट यहाँ पे हम सॉल्वेंट्स की बात कर रहे हैं तो हमारा जो मेन पॉइंट है वो लिक्विड से रिलेटेड है, और लिक्विड से रिलेटेड क्या है? डेल एच वेपराइजेशन, ठीक है। तो इसके बारे में इससे हमें फिर क्या पता चलेगा? Larger the value of del H fusion or del H vaporization, stronger are the intermolecular forces in the solid or liquid respectively. मतलब जितनी ज़्यादा del H fusion और del H vaporization की वैल्यू ज़्यादा होगी उतने ज़्यादा intermolecular forces होंगे किसी भी solid और liquid में, ठीक है। तो उससे उसकी फिर प्रॉपर्टी पे इफ़ेक्ट पड़ेगा कि वो अच्छा कैसे वो केमिकल रिएक्शन में रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो उस पे फ़र्क पड़ेगा अगर हम उसकी डेल एच फ्यूजन और डेल एच वेपराइजेशन को डिफरेंशिएट करें किसी भी 2 सॉल्वेंट की। अगर किसी सॉल्वेंट की डेल एच वेपराइजेशन ज़्यादा है तो उसमें फोर्सेस ज़्यादा हैं, ठीक है, तो वो किस तरह से रिएक्ट करेगा उस पर डिफरेंस आता है। तो अब हम एक जनरल फॉर्मूला ड्राइव कर लेते हैं। ये फॉर्मूला आपको एज इट इज़ रखना है, दैट इज़ डेल एच इवेपोरेशन। डेल एच इवेपोरेशन या फिर वेपराइजेशन बोल सकते हैं, डिवाइडेड बाय बॉइलिंग टेम्परेचर इज इक्वल टू टोटन कांस्टेंट। टोटन कांस्टेंट इज सम कांस्टेंट
बॉइलिंग टेम्परेचर तो आई होप सबको पता होगा। बॉइलिंग टेम्परेचर क्या होता है? द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड कन्वर्ट्स टू गैस और वेपर्स एट अ प्रेशर व्हेन वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, जब वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल हो जाते हैं तो जो लिक्विड है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? वेपर में। और उस टेम्परेचर को जिसमें वो लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जाता है उस टेम्परेचर को हम क्या बोल देते हैं? बॉइलिंग टेम्परेचर। फॉर नॉर्मल लिक्विड्स डेल-एच वेपराइजेशन, अगर नॉर्मल लिक्विड्स के लिए अगर हम डेल-एच वेपराइजेशन को कैलोरीज में एक्सप्रेस करें और बॉइलिंग टेम्परेचर को एब्सोल्यूट स्केल पे रिप्रेजेंट करें तो हमारे पास जो टोटन कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आएगी? 21.5। तो ये हमेशा कांस्टेंट ही रहने वाली है। ठीक है, अगर किसी लिक्विड के लिए टोटन कांस्टेंट की वैल्यू 21.5 है, या फिर अगर हम डेल-एच इवेपोरेशन को जूल्स में एक्सप्रेस करें और टोटन कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आएगी? 90। तो जिस भी लिक्विड्स के लिए टोटन कांस्टेंट की वैल्यू 21.5 या 90 आ रही है, 21.5 का रेफरेंस ले लो बस, तुम 90 में कंफ्यूज मत होना। अगर 21.5 आ रही है तो वो जो सॉल्वेंट्स हैं उनमें इंट्रामोलिकुलर इंटरेक्शन उतनी नहीं है, इंट्रामोलिकुलर एंड इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन उतनी नहीं है, तो वो जो लिक्विड्स हैं वो कैसे एग्जिस्ट करते हैं? एज इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल्स बिटवीन देम। तो वो जो लिक्विड्स हैं वो कैसे एग्जिस्ट करेंगे? एज इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल्स बिटवीन देम, मतलब वो एज इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर किसी भी लिक्विड के लिए टोटल कांस्टेंट की वैल्यू 21.5 से ग्रेटर है तो वो इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट ना करके एज एसोसिएटेड मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, या तो वो एसोसिएटेड मॉलिक्यूल थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आयन डाइपोल इंटरेक्शंस के थ्रू एग्जिस्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल लेंगे अमोनिया, वाटर एंड HF, अमोनिया, वाटर एंड HF। तो ये 3 लिक्विड्स हैं, इनके लिए जो टोटल कांस्टेंट की वैल्यू है वो 21.5 से ग्रेटर होती है। तो इन लिक्विड्स के लिए अगर टोटल कांस्टेंट की वैल्यू 21.5 से ग्रेटर है तो मतलब ये इंडिपेंडेंट तो एग्जिस्ट नहीं कर रहे, ये कैसे एग्जिस्ट कर रहे हैं? एज एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स। कैसे एग्जिस्ट कर रहे हैं ये? एज एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स। अब ये जैसे एक अमोनिया का मॉलिक्यूल होता है, दूसरे अमोनिया के मॉलिक्यूल से किसके थ्रू ये जुड़ा होता है? थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, इसका जो H है वो दूसरे अमोनिया मॉलिक्यूल के N से जुड़ा होता है थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक वाटर मॉलिक्यूल है, दूसरे वाटर मॉलिक्यूल से थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग जुड़ा होता है। एक HF मॉलिक्यूल दूसरे HF मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू जुड़ा होता है। नाउ अब हम इसकी थर्ड प्रॉपर्टी डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को किससे डिफाइन करते हैं हम? एप्सिलॉन से। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी एप्सिलॉन किसी भी सॉल्वेंट का क्या मेज़र करता है? ये पोलैरिटी को मेज़र करता है। किस चीज़ को देखता है? पोलैरिटी को। सो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और एप्सिलॉन डिफाइंस पोलैरिटी ऑफ एनी सॉल्वेंट, डिफाइंस पोलैरिटी ऑफ एनी सॉल्वेंट। तो एप्सिलॉन किसी भी सॉल्वेंट की पोलैरिटी को डिफाइन करता है। जिस भी सॉल्वेंट का एप्सिलॉन ज़्यादा होगा, ये क्या है? कूलम्बिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस ऑफ द सॉल्वेंट। तो जिसमें एप्सिलॉन ज़्यादा होगा तो उसमें जो F है वो स्मॉल होगा। अब जिसका एप्सिलॉन ज़्यादा है मतलब वो सॉल्वेंट में पोलैरिटी ज़्यादा है, उसका डायपोल मोमेंट ज़्यादा है, मतलब वो सॉल्वेंट कैसा है? आयनिक। तो वो कैसे सोल्यूट को खुद में डिसॉल्व करेगा? लाइक डिसॉल्व्स लाइक। ठीक है, अगर किसी सॉल्वेंट का एप्सिलॉन ज़्यादा है मीन्स वो है पोलर और आयनिक नेचर है उसका, पोलर और आयनिक नेचर का सॉल्वेंट है वो। ठीक है, तो वो कैसे सोल्यूट को खुद में डिसॉल्व करेगा? जो खुद भी पोलर और आयनिक होगा। कैसा होगा? खुद भी पोलर और आयनिक होगा। तो वो पोलर और आयनिक सॉल्वेंट को ही खुद में डिसॉल्व करेगा। So epsilon increases, F is small. So solubility of ionic solute increases in the solvent. अब जैसे HF और water हैं, they are good solvents for ionic and polar compounds. इनके epsilon की वैल्यू ज़्यादा है, ये polar भी हैं, ionic भी है, इनका dipole moment ज़्यादा होता है। तो ये polar और ionic होंगे तो ये कैसे solvent को खुद में dissolve करेंगे? जो कि खुद भी polar और ionic होंगे। ठीक है, because of their high epsilon values.
तो जो HF और वाटर है वो कैसे सोल्यूट्स को खुद में डिज़ोल्व करेगा, आयनिक सोल्यूट्स को खुद में डिज़ोल्व करेगा, ठीक है। नाउ सॉल्वेंट्स लाइक अमोनिया और SO2 ये कैसे सॉल्वेंट्स हैं, नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स। अब इनके जो एप्सिलॉन की वैल्यू होती है वो कम होती है, अब इनके एप्सिलॉन की वैल्यू कम होती है, मतलब ये कैसे सॉल्वेंट्स होंगे, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। तो ये आयनिक सब्सटेंसेस को खुद में डिज़ोल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो सॉल्वेंट्स लाइक अमोनिया एंड SO2 विद स्मॉल वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन शोज डिक्रीज्ड टेंडेंसी टू डिज़ोल्व आयनिक कंपाउंड्स। क्योंकि इनके एप्सिलॉन की वैल्यू कम है, एप्सिलॉन की वैल्यू कम है तो ये आयनिक नहीं है, तो ये आयनिक सब्सटेंसेस को खुद, आयनिक कंपाउंड्स को खुद में डिज़ोल्व नहीं कर पाएंगे, मतलब आयनिक कंपाउंड्स की सोल्यूबिलिटी इनमें कम होगी। अब जैसे आयनिक हो गए, जो भी कार्बोनेट्स होते हैं, सल्फेट्स होते हैं, फॉस्फेट्स होते हैं, ये सारे क्या होते हैं, आयनिक नेचर के होते हैं। तो ये वाटर में तो ईजिली डिज़ोल्व हो जाएंगे, लेकिन अमोनिया और SO2 में ईजिली डिज़ोल्व नहीं होंगे। नेक्स्ट इज डायपोल मूवमेंट। डायपोल मूवमेंट वाली प्रॉपर्टी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाली प्रॉपर्टी में एक ही जैसा है कि जिस भी सॉल्वेंट का डायपोल मूवमेंट यानी म्यू की वैल्यू ज़्यादा होगी तो वो ज़्यादा पोलर होगा। जितना वो ज़्यादा पोलर होगा और आयनिक होगा तो आयनिक कैसे सोल्यूट्स को वो खुद में डिज़ोल्व करेगा, आयनिक और पोलर सोल्यूट्स को। और जो नॉन पोलर सोल्यूट्स हैं या नॉन आयनिक सोल्यूट्स हैं या जिनका डायपोल मूवमेंट ज़ीरो है, उनकी सोल्यूबिलिटी इसमें क्या होगी, ज़ीरो होगी। Solubilities of non-polar और the compounds having zero dipole moment, उनकी solubility उन solvents में ज़ीरो होगी जिनका dipole moment खुद का ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इसमें यही सम अप करके बताया हुआ है। नेक्स्ट इज टाइप ऑफ रिएक्शन इन नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स। नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स और एक्वस सॉल्वेंट यानी वाटर की जो रिएक्शंस हैं, टाइप ऑफ रिएक्शन वो जो शो करते हैं उसमें काफ़ी डिफरेंस होता है। नंबर 1 इज़ मेटाथेटिकल रिएक्शन और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब ये जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस होती हैं ये किस पर डिपेंड करती हैं, सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट पे डिपेंड करती हैं। और सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट अभी आपको डिटेल में नहीं पढ़ना, तो अभी के लिए ये आप जस्ट ध्यान में रख लेंगे। सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट वाला कॉन्सेप्ट आपके आगे फाइनल ईयर में आएगा इनऑर्गेनिक में, ठीक है। नाउ द रिएक्शन द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन लाइक बिटवीन AgNO3 एंड BaCl2। अब वाटर की प्रेजेंस में जो रिएक्शन होगी तो उसमें AgCl के ऑफ वाइट, AgCl के वाइट प्रेसिपिटेट बनेंगे प्लस BaNO3 ट्वाइस बनेगा। लेकिन लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में ये जो प्रेसिपिटेट हैं ये डिज़ोल्व हो जाएंगे लिक्विड अमोनिया में, ठीक है। और ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। तो वाटर जो रिएक्शन शो कर रहा है, लिक्विड अमोनिया एकदम उससे अपोजिट रिएक्शन शो करता है, ठीक है। तो ये आपने ध्यान में रखना है। अब जैसे इसने आगे कुछ सोल्यूट्स के एग्जांपल दिए हैं, जैसे NaOH की बात करते हैं। नाउ NaOH इज़ हाईली सोल्यूबल इन वाटर बट इट कैन बी प्रेसिपिटेटेड इन लिक्विड अमोनिया, ठीक है। तो ये कोई सोल्यूट एक्वस में सोल्यूबल होता है लेकिन अमोनिया में प्रेसिपिटेट हो जाएगा, और कोई सोल्यूट जो वाटर है यानी एक्वस सॉल्वेंट उसमें प्रेसिपिटेट बनाता है और अमोनिया में क्या हो जाएगा, सोल्यूबल हो जाएगा। तो रिवर्स हो जाता है कई बार, ठीक है। तो वाटर सोल्यूबल कॉपर सल्फेट में बी प्रेसिपिटेटेड इन एनहाइड्रस एसिडिक एसिड। नाउ एनहाइड्रस एसिडिक एसिड इज अ नॉन एक्वस सॉल्वेंट। तो जो कॉपर सल्फेट है, जो कॉपर सल्फेट है वो क्या है, वाटर सोल्यूबल है, इसको हम प्रेसिपिटेट कर सकते हैं इन एनहाइड्रस एसिटिक एसिड। एनहाइड्रस एसिटिक एसिड में हम उसको प्रेसिपिटेट कर सकते हैं। नाउ नंबर 2 इज साल्ट फॉर्मेशन। अब साल्ट फॉर्मेशन साल्ट कब बनता है, जब एक एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो आपस में क्या बनाते हैं, साल्ट बनाते हैं, ठीक है। सो द रिएक्शन बिटवीन अप्रोप्रिएट एसिडिक एंड बेसिक सब्सटेंसेस टू फॉर्म साल्ट्स आर कॉल्ड साल्ट फॉर्मेशन रिएक्शन। नाउ सोडियम यूराइड की बात करते हैं। सोडियम यूराइड को हम नहीं बना सकते यूरिया और NaOH की यूरिया को NaOH से रिएक्ट करा के वाटर की प्रेजेंस में हम नहीं बना सकते, लेकिन सेम रिएक्शन हम अमोनिया में कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अब सोडियम यूराइड की बात करें, सोडियम यूराइड अगर वाटर की प्रेजेंस में NaOH, जब NaOH और यूरिया
वाटर की प्रेजेंस में रिएक्ट करेंगे तो NaOH किसकी तरह काम करेगा, बेस की तरह, और ये किसकी तरह काम करेगा, एसिड की तरह। तो ये क्या करेगा, गिव्स H+, तो ये H+ देगा, H+ ये इसको देगा, तो हमारे पास बनेगा क्या, NH2CONH नेगेटिव, और ये हमारे पास क्या बनेगा, इसका सोडियम सॉल्ट बनेगा, और यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, वाटर। ठीक है, तो ये सोडियम यूराइड है, लेकिन ये बनता नहीं है अगर हम वाटर एज अ सॉल्वेंट लें। सोडियम यूराइड बनता नहीं है, ये वाटर में स्टेबल नहीं होता। ठीक है, ये उल्टा वाटर से रिएक्ट करके वापस से इसकी रिएक्शन रिवर्स हो जाती है, दैट इज़ NaOH और यूरिया बन जाता है। ठीक है, लेकिन अगर हम ये रिएक्शन बिटवीन NaOH एंड यूरिया अगर हम कराएं, अगर हम सिमिलर रिएक्शन यूरिया और सोडामाइड के बीच में कराएं इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, तो ये रिएक्शन होती है और सोडियम यूराइड बनता है। यहाँ पे जो सोडामाइड है यानी NaNH2 है वो बेस की तरह काम करता है और यूरिया एज एन एसिड की तरह काम करता है। तो जो बेस है वो क्या करेगा, प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, और जो एसिड है वो क्या करेगा, प्रोटॉन रिलीज करेगा। तो लिक्विड अमोनिया के प्रेजेंस में हमारे पास क्या बनेगा, Na पॉजिटिव NHCONH नेगेटिव, ये क्या करेगा, रिलीजेस H+, और NaNH2 क्या करेगा, एक्सेप्ट्स H+, ये H+ एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, ये H+ एक्सेप्ट करेगा तो हमारे पास बनेगा क्या, अमोनिया। नंबर 3 इज एसिड बेस रिएक्शन। अब एसिड बेस रिएक्शन में हम एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, दैट इज सॉल्वेंट सिस्टम कॉन्सेप्ट। एंड अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट एन एसिड इज अ सब्सटेंस that by direct dissociation or reaction with the solvent gives the cation characteristics of the solvent, and a base is a substance that gives the anion characteristics of the solvent। जैसे कि हम NH4Cl की बात करते हैं, अगर हम अमोनिया की प्रेजेंस में इसको डिसोसिएट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, NH4 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। ठीक है, और जो NH4 पॉजिटिव है वो अमोनिया की क्या है, कीटायन करेक्टरिस्टिक्स है, वो अमोनिया की क्या है, कीटायन करेक्टरिस्टिक्स है। क्योंकि जब अमोनिया और अमोनिया आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, एक अमोनिया किसकी तरह काम करता है, एसिड की तरह, और सेकेंड मॉलिक्यूल किसकी तरह काम करता है, बेस की तरह। ठीक है, तो ये तो H+ रिलीज करेगा तो हमारे पास क्या बनेगा, NH2। अब बेस क्या होता है, H+ एक्सेप्ट करता है तो ये क्या बनाता है, NH4 पॉजिटिव बनाता है। ठीक है, तो इस एसिड का क्या बनेगा, कॉन्जुगेट बेस बनेगा। ठीक है, और इस बेस का क्या बनेगा, कॉन्जुगेट एसिड बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से होगी ये रिएक्शन। ठीक है, अब जो यहाँ पे बेस बना है ये क्या हो गया, एनायन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सॉल्वेंट हो गया, और NH4 पॉजिटिव किसको डिफाइन कर रहा है, कीटायन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सॉल्वेंट। ठीक है, तो अब जब ये NH4Cl है ये NaNH2 की प्रेजेंस में लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में रिएक्ट करेगा तो हमारे पास क्या बनेगा, सॉल्ट और सॉल्वेंट बनेगा। ठीक है, अब जो NH4Cl है वो अमोनिया की प्रेजेंस में क्या दे रहा है, NH4 पॉजिटिव दे रहा है, तो ये किसकी तरह एक्ट करेगा, एसिड की तरह। NaNH2 NH3 की प्रेजेंस में NH2 नेगेटिव दे रहा है तो किसकी तरह ये एक्ट करेगा, एज अ बेस की तरह काम करेगा। और जब एसिड और बेस लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, NaCl+2 अमोनिया। ठीक है, एंड अमोनिया इज अ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे हमें 2 मोल्स ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मिलते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से इसमें रिएक्शन होती है, एसिड बेस रिएक्शन। सो ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि इसमें एसिड की तरह कौन बिहेव कर रहा है और बेस की तरह कौन बिहेव कर रहा है। इन नॉन प्रोटोनिक सॉल्वेंट सच एज बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, उसमें हम ये सॉल्वेंट सिस्टम कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं करते, उसमें ल्यूइस एसिड बेस टाइप ऑफ रिएक्शन होती हैं। The acid base behavior of a solute depends upon the acidity और basicity of the solvent। अब जैसे CH3COH की बात करें, अब जो CH3COH है वो अमोनिया के प्रेजेंस में किसकी तरह काम करता है, स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह काम करता है, क्योंकि अमोनिया यहाँ पे किसकी तरह बिहेव कर रहा है, बेस की तरह बिहेव कर रहा है। तो जो
CH3COH है वो क्या करेगा, एसिड है तो एसिड क्या करता है, H+ रिलीज करता है, रिलीज H+। अब जब ये H+ रिलीज करेगा तो बनाएगा क्या, CH3CO नेगेटिव प्लस NH4 पॉजिटिव। ठीक है, अब ये क्या हो गया, एसिड का कॉन्जुगेट बेस हो गया। ठीक है, अब ये बेस है तो ये क्या हो गया, इसका कॉन्जुगेट एसिड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट CH3COH प्लस वाटर। अब CH3COH वाटर के प्रेजेंस में किसकी तरह काम करता है, वीक एसिड की तरह काम करता है। वीक एसिड की तरह काम करता है तो एसिड क्या करता है, H+ रिलीज करता है। अब H+ रिलीज करेगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, CH3CO नेगेटिव, और CH3CO नेगेटिव क्या है, इसका कॉन्जुगेट बेस है, मतलब कॉन्जुगेट बेस की तरह काम करेगा। और जो वाटर है वो यहाँ पे बेस की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा और क्या बनाएगा, कॉन्जुगेट एसिड। नेक्स्ट CH3COH, अब H2SO4 है, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो इस स्ट्रॉन्ग एसिड के प्रेजेंस में एसिटिक एसिड किसकी तरह काम कर रहा है, वीक बेस की तरह काम कर रहा है। ठीक है, अब स्ट्रॉन्ग एसिड का काम क्या होता है, H+ देना, तो ये H+ दे के क्या बनाएगा, HSO4 नेगेटिव विच इज इट्स कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, अब ये वीक बेस है तो ये H+ एक्सेप्ट करेगा और H+ एक्सेप्ट करके क्या बनाएगा, CH3COH2 पॉजिटिव। ठीक है, और ये इसका क्या होगा, कॉन्जुगेट एसिड। तो ये रिएक्शन क्लियर हो गई होगी कि जैसे कि अब CH3COH है, ये एक नॉन एक्वस सॉल्वेंट है, लेकिन हम इसके बारे में प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि ये किसकी तरह बिहेव करेगा, कि ये किसी रिएक्शन में तो स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, डिपेंडिंग अपॉन द अदर सॉल्वेंट, नेचर ऑफ द अदर सॉल्वेंट, क्योंकि अमोनिया इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, तो ये किसकी तरह काम कर रहा है, स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह। लेकिन जब वाटर है, वाटर क्या है, एम्फोटेरिक है, तो लेकिन एसिटिक एसिड के प्रेजेंस में ये किसकी तरह काम कर रहा है, बेस की तरह काम कर रहा है। और एसिटिक एसिड किसकी तरह काम कर रहा है, वीक एसिड की तरह काम कर रहा है। H2SO4 विच इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड, उसके प्रेजेंस में CH3COH किसकी तरह काम करेगा, वीक बेस की तरह, क्योंकि है तो असल में ये वीक एसिड, लेकिन H2SO4 के प्रेजेंस में किसकी तरह काम कर रहा है, वीक बेस की तरह। तो ये नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ अदर सॉल्वेंट्स डिफरेंट तरीके से बिहेव कर सकते हैं। नाउ व्हाट आर द सॉल्वोलिटिक रिएक्शन और सॉल्वोलिसिस। Solvolytic reaction or solvolysis are the reactions in which the solvent molecules react with the solute in such a way that the solvent molecules split into two parts, कि जो solvent molecules हैं वो दो parts में split होगा। अब जो solvent molecule है वो किन दो parts में split होता है, cation में split होता है, anion में split होता है। तो उस cation या anion में से या तो cation या फिर anion किसके साथ अटैच हो जाएगा,